हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द बेस्ट वे टू सॉल्व इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 10 मार्क का आता है। क्वेश्चन नंबर 5A। ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सी आकाश बंसल। आई एम ए रैंक होल्डर एट ऑल 3 लेवल्स, सीपीटी, इंटर एंड सीए फाइनल। बच्चा इस वीडियो को एंड तक देखना, मिस मत करना बेटा। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। प्लस इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके ये बताऊंगा कि आपको आईटीसी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इस वीडियो में हम जो आईटीसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें और भी बहुत सारे चैप्टर मिक्स हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है बेटा, जब आईटीसी का क्वेश्चन आता है 10 मार्क का, उसमें एग्जामिशन चैप्टर, आरसीएम, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, रिटर्न्स, ये सब चैप्टर भी मिक्स हो सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो आपका 10 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आएगा वो हम सॉल्व करेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है जो जीएसटी में कंपलसरी आता है बेटा। यूनिक स्टेप्स हम सॉल्व करेंगे, जो स्टेप्स आपके हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा। और आप बच्चों को एक रामबाण में लिखवाऊंगा और उस रामबाण के अंदर आप बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर कराऊंगा कि आप बच्चों का कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। सर ये बहुत टाइम सेव करेगा आपके एग्जाम में, आपका कोई भी एडजस्टमेंट छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। इस तरीके का हम रामबाण बनाएंगे, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आपका हर एक एडजस्टमेंट उसमें कवर हो जाने वाला है। एंड आपका जो आरसीएम का ट्रीटमेंट होता है ना, जो बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि सर आरसीएम के अंदर इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आरसीएम के अंदर टैक्स लायबिलिटी कौन पे करेगा, कैसे पे करेगा, उसका भी हम एडजस्टमेंट इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बेटा ये वीडियो एंड तक अगर आप देखेंगे तो आप बच्चों के 10 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाने वाले हैं। 10 मार्क्स श्योर शॉट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। वीडियो को बेटा अभी लाइक करेंगे, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो आपके जो फ्रेंड सर्किल होता है उसमें भी ये वीडियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्लस अगर चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारा टारगेट है कि हम इस चैनल को 20K प्लस चैनल बना दें। हो सकता है जब आप देख रहे हो तो 20K हो भी जाए, ठीक है। अगर नहीं हुए तो उसमें कंट्रीब्यूट जरूर करिएगा। और लास्ट में जाने से पहले एक कमेंट भी जरूर करेंगे कि इस वीडियो को देखकर क्या आपको हेल्प हुई। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा, और उस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हम ये पूरा पैटर्न भी समझेंगे, प्लस स्टेप्स भी लिखेंगे कि किस तरीके से हमें आईटीसी क्वेश्चन सोल्व करना है, ताकि एक भी नंबर अपना डिडक्ट नहीं हो। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 के 10 नंबर आपके आने चाहिए जीएसटी में। उस तरीके से हम ये सीखेंगे। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इसको हम सोल्व करेंगे। एक बच्चे का डाउट आया कि सर ये जो क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है इसका पीडीएफ कहां मिलेगा। तो बच्चा मैं आप बच्चों को बता दूं कि आपको क्या करना है, www.hugsesca.com जाना है। www.hugsesca.com पे जाओ। इसके बाद में मोबाइल ऐप डाउनलोड करो। जो लिंक है वो बिल्कुल बॉटम में आपको मिल जाएगा, इस वेबसाइट के बॉटम में। मोबाइल ऐप पे डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। उसके बाद में जीएसटी पे सेलेक्ट करो। सर जीएसटी सेलेक्ट कर लिया। उसके अंदर फ्री कोर्सेज के अंदर जाओ। ठीक है सर, फ्री कोर्सेज के अंदर चले गए। फ्री कोर्सेज में आप बच्चों को एक कोर्स मिलेगा, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस बैच। राइटिंग प्रैक्टिस बैच के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाने वाली है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं हमारी बुक का। जिनके पास फिजिकल बुक है आ जाओ बच्चा पार्टी। अच्छा एक और बात, ये एक क्वेश्चन मैं आप बच्चों को इस वीडियो में सोल्व करा रहा हूं ये बताने के लिए कि किस तरीके से सोल्व करते हैं। इसके अलावा भी कंप्लीट ये जो आपका राइटिंग प्रैक्टिस बैच है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर या फिर मोबाइल ऐप के ऊपर, जहां पे आप देखना चाहो आप वहां पे देख सकते हो। चलिए जी बेटा स्टार्ट करते हैं। मैसर्स क्यूट एंड कंपनी। सर एक काम करें, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें। आपको और मुझे दोनों को पता है रिक्वायरमेंट क्या होगा, जीएसटी पेबल। लेकिन एक बार पढ़ के देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये रही। चलो आ जाओ। कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश। आपको जीएसटी पेबल बताना है बाय मैसर्स क्यूट एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। करेक्ट लीगल प्रोविजन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। यानी कि जो लीगल प्रोविजन है वो आपके आंसर का पार्ट होना चाहिए। और क्या बोल रहा है, करेक्ट लीगल प्रोविजन है। सर नंबर तो उसी चीज के मिलेंगे ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन का रीडिंग। मैसर्स क्यूट एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले ये नोटिस करो कि ये पार्टनरशिप फर्म है। हाँ सर नोटिस कर लिया। रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन बेंगलोर। सर ये बेंगलोर कर्नाटका स्टेट में रजिस्टर्ड है जीएसटी में। ठीक है सर, बेंगलोर में रजिस्टर्ड है, बेंगलोर में रजिस्टर्ड है, ठीक है। हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर 2025 के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है सर। अब बच्चा जब हम ये इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, तो आप बच्चों को दिमाग लगाना है और आप बच्चों को अभी की अभी ये बताना है कि कौन सी इनवर्ड है और कौन सा आउटवर्ड है। ये दिमाग अभी लगा लेंगे, ठीक है। केवल इतना दिमाग लगा लो, कौन सा इनवर्ड है कौन सा आउटवर्ड है, ठीक है सर। इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू पब्लिक सेक्टर बैंक। सर आपने डीएसए की सर्विस दी है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विस दी है बैंक को, तो मुझे बताएंगे ये इंट्रा है कि इंटर है, सॉरी ये आउटवर्ड है कि इनवर्ड है। तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए कि सर ये तो आउटवर्ड सप्लाई है। समझ आ गया, ये तो आउटवर्ड सप्लाई है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछो, एफसीएम है कि आरसीएम है, एफसीएम है या आरसीएम है। ज्यादातर बच्चों का आंसर आएगा कि सर आरसीएम है, आरसीएम है। मुझे याद है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर बैंक को सर्विस देता है तो आरसीएम में टैक्सेबल होती है। पिटी पिटी कर दूंगा मैं। यहां पे देखो बेटा, यहां पे ये पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म के केस में डीएसए वाला प्रोविजन नहीं लगता है। पार्टनरशिप वाले केस में एफसीएम लगता है। क्या लगेगा बेटा, एफसीएम। तो यहां पे लिखेंगे आउटवर्ड सप्लाई है प्लस एफसीएम है। हाँ सर समझ आ गया। सर अगर आपको आरसीएम का चैप्टर नहीं आता तो बच्चा मैं हेल्प नहीं कर सकता। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये उन बच्चों के लिए है जिनको क्वेश्चंस प्रोविजंस आते हैं बट वो लिखने में अटक जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि मैं कैसे लिखूं। चलिए सर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ सैनिटेशन कंजर्वेंसी। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ सैनिटेसी कंजर्वेंसी। सबसे पहले ये बताओ कि ये आउटवर्ड है कि इनवर्ड है। तो बच्चों का आंसर आया कि सर ये भी आउटवर्ड है। क्यों आउटवर्ड है, क्योंकि यहां पे कह रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, प्रोवाइडेड टू का मतलब आउटवर्ड हुआ। अब बेटा बताओ कि ये आरसीएम एफसीएम या एग्जेम्प्ट। तो बच्चे का आंसर आया कि सर ये एग्जेम्प्ट है। सर एग्जेम्प्ट है, आप बच्चे एग्जामिशन चैप्टर में जाएंगे और वहां पे देखेंगे सर्विसेज बाय वे ऑफ सैनिटेशन कंजर्वेंसी इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। बात समझ आ गई, हाँ सर समझ आ गई। चलिए अब चलते हैं आगे। रेंट पेड टू ए रेजिडेंट ड्वेलिंग, आपने रेंट पे किया है रेजिडेंट ड्वेलिंग के लिए, टेकन फॉर रनिंग एन ऑफिस फॉर प्रोवाइडिंग डीएसए सर्विसेज। आपने रेंट पे किया है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए जो आप ऑफिस में यूज कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि माना जो रेंट पे किया है वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए किया है, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। सोचो इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। डेफिनेटली सर ये इनवर्ड है। जिस बच्चे ने बोला आउटवर्ड है अपने आप को पिटी करो, अपने आप को ऐसे थप्पड़ लगाओ कि आपको समझ आना चाहिए कि आप सेंटेंस भी सही से नहीं पढ़ रहे। सर ये इनवर्ड है। क्यों इनवर्ड है, क्योंकि आपने रेंट पे किया है और अगर आपने रेंट पे किया है तो आपने कोई सर्विस ली होगी तभी तो रेंट पे की है। सर रेंट पे किया है आपने तो पेमेंट तो तभी करते हैं जब कोई चीज इनवर्ड लेते हैं। ऐसा कभी होता है क्या कि आउटवर्ड में पेमेंट करते हैं, ऐसा कभी देखा है क्या कोई शॉपकीपर सामान भी बेचे और पेमेंट भी करे। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आप पेमेंट कर रहे हो मतलब इनवर्ड है। हाँ सर डेफिनेटली। अब यहां पे बेटा ऑफिस के लिए यूज किया है, माना ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है लेकिन यूज ऑफिस के लिए किया है, इसलिए बेटा इसका क्या होगा बेटा, कमर्शियल पर्पज हो जाएगा ये, ठीक है सर। ओनर ऑफ द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वॉज नॉट रजिस्टर्ड, ओनर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। दिस इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो ओनर है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ओनर रजिस्टर्ड नहीं है तो किस में टैक्स होगा, आरसीएम के अंदर टैक्स होगा। बिल्कुल बेटा आपने सही पढ़ा है। सर ओनर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो बेटा किस में टैक्स होगा, आरसीएम में टैक्स होगा। सर अगर ओनर ओनर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो बेटा किस में टैक्स होगा, आरसीएम में टैक्स होगा, ठीक है बेटा। तो यहां पे बच्चा पार्टी ये लगेगा आपका आरसीएम। चलो लिखो इनवर्ड आरसीएम, इनवर्ड आरसीएम। एक सेकंड रुकिएगा बच्चा। हाँ जी बच्चा, तो यहां पे ये लगेगा बेटा आरसीएम। इनवर्ड है और इनवर्ड के अंदर भी क्या है बच्चा पार्टी, इनवर्ड के अंदर भी ये आरसीएम है। हाँ सर समझ आ गया, ये आरसीएम है क्योंकि ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बोला है
लेकिन ये कमर्शियल पर्पज यूज कर रहा है, तो सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड जो भी सर्विस होती है वो किस में आती है बेटा, आरसीएम में आती है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। परचेज्ड अ कार फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर बिजनेस यूज। सर आपने कार परचेज की है ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो सबसे पहले तो बताओ इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? गलत मत बताना बेटा, देखो पिट्टी पिट्टी हो जाएगी। इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? डेफिनेटली सर इनवर्ड है। सर बिल्कुल सही बता रहे हो, इनवर्ड है। अब मुझे बताओ कि इसके ऊपर जीएसटी कौन पे करेगा? तो सर इसके ऊपर जीएसटी पे करेगा कार वाला। तो मेरे लिए कोई जीएसटी नहीं है, मैं क्यों पे करूं? जिससे कार खरीदी है वो पे करेगा भाई, जिससे कार खरीदी वो पे करेगा, मैं क्यों पे करूं जीएसटी? अच्छा हाँ सर सही बात है, आपने अगर कार खरीदी है तो जीएसटी तो वो पे करेगा ना। अरे मतलब मैं उसको पे करूंगा, वो गवर्नमेंट को पे करेगा रे। हाँ सर समझ गए, वो गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन अब डाउट ये आता है कि क्या मैं इसका आईटीसी ले सकता हूं? क्या मैं इसका आईटीसी ले सकता हूं? आंसर इज नो, इसका आईटीसी ब्लॉक है। इसका आईटीसी क्या है बेटा? आईटीसी ब्लॉक है। बट सर ये तो बिजनेस में यूज हुई है ना, तो बिजनेस में अगर यूज हुई है तो आईटीसी अलाउड है। अरे बच्चा वो 13 पैसेंजर से ज्यादा वाली कार होती है बेटा, वो मोटर व्हीकल जो 13 पैसेंजर प्लस है उसको अलाउड होती है, ये तो कार है ना बेटा। तो कार तो हम यही मानेंगे बाय डिफॉल्ट की 13 से बिलो है। लेकिन सर उसमें ऐसा भी तो था कि बिजनेस में अगर यूज करेंगे तो अलग। बेटा वो ऐसा था कि अगर आप बेचने के लिए यूज करेंगे तो आईटीसी अलाउड है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज करेंगे तो आईटीसी अलाउड है, या फिर ड्राइविंग स्कूल में यूज करेंगे, ड्राइविंग स्किल्स के लिए यूज करेंगे तो आईटीसी अलाउड है। ठीक है सर, आईटीसी अलाउड नहीं है। समझ गए सर, समझ गए। आगे, अवेल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज फॉर देयर बिजनेसेस फ्रॉम पार्टनर्स फ्रेंड। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस अवेल की है। तो पहले तो मुझे बताओ इनवर्ड की आउटवर्ड? सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आया है इनवर्ड। उन्होंने सर्विस ली है, दी नहीं है बेटा। आगे, फ्रॉम पार्टनर्स फ्रेंड, पार्टनर के फ्रेंड से लिए, ठीक है। मिस्टर अलन वोग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मिस्टर वोज रिफ्यूज टू टेक एनी कंसिडरेशन। इन्होंने है ना कंसिडरेशन लेने से मना कर दिया। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सर्विस इज 1,25,000 एंड इंटर स्टेट सप्लाई। सर इन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। हाँ सर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और हम इंडिया में हैं। अब दूसरी चीज ये देखो कि क्या ये रिलेटेड पर्सन है? रिलेटेड पर्सन में क्या फ्रेंड कवर होता है? नहीं। क्या पार्टनर का फ्रेंड कवर होता है? बिल्कुल नहीं। तो ये रिलेटेड पर्सन से नहीं है। अगर ये रिलेटेड पर्सन से नहीं है तो बेटा यहां पे जो आपका शेड्यूल 7(1)(c) का शेड्यूल 1 है वो तो लगेगा नहीं, क्योंकि 7(1)(c) का शेड्यूल 1 तो तभी लगता है जब आप रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट करो। तो यहां पे लगेगा बेटा सेक्शन नंबर 7(1)(b), जो बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन के लिए इंपोर्ट होता तो फिर ये आपको आरसीएम में जीएसटी देना पड़ता, लेकिन ये कंसिडरेशन के लिए नहीं है, इसलिए बेटा ये हो गया नोट अ सप्लाई। क्या हो गया बेटा? नोट अ सप्लाई। क्यों नोट अ सप्लाई? क्योंकि इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। बट सर रिलेटेड पर्सन, अरे रिलेटेड पर्सन भी नहीं है तो बेटा 7(1)(c) भी नहीं लगेगा और 7(1)(b) भी नहीं लगेगा। ओके सर समझ आ गया। आगे चलते हैं बेटा। प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। सर आपने प्रोवाइड की है ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विसेज, मुझे बताओ ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ये जो सर्विस प्रोवाइड की है ये इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? गलत मत बताना बेटा, आउटवर्ड है। बिल्कुल सही सर, ये जो सर्विस है ये है बेटा आउटवर्ड सर्विस। आउटवर्ड है क्यों? क्योंकि हमने प्रोवाइड की है, रिसीव नहीं की है। ठीक है सर। एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को दिए अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन केरला। अगर केरला में रजिस्टर्ड है तो बेटा यहां पे पहली बात तो आरसीएम लगेगा कि एफसीएम, तो बेटा आरसीएम में ऐसी कोई एंट्री है ही नहीं परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल सर्विस वाली। अब बात आती है, नहीं नहीं एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं 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 सर गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। सर अगर परफॉर्मेंस और अप्रेजल सर्विस आपने दी है और आपने बेटा, आप कौन हो? आप हो बेटा पार्टनरशिप फर्म। एक सेकंड बेटा मेरे को रेफर करने दो, आप पार्टनरशिप फर्म हो। एक सेकंड रुकिएगा बच्चा।
आप पार्टनरशिप फर्म हो। चलो एग्जाम्पशन चैप्टर में आएंगे, सॉरी आरसीएम चैप्टर में आएंगे, और आरसीएम चैप्टर में आने के बाद में बेटा आरसीएम चैप्टर में आएंगे यानी चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी में बेटा देखेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस में नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस थोड़ी ना आरसीएम के अंदर कोई, ये तो हमेशा ही टैक्सेबल होती है ना बेटा। परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस आरसीएम में नहीं है। अरे सर ये आरसीएम एफसीएम में नहीं है, लेकिन यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर करता है। याद आया बेटा? अरे सर ये प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में हमने पढ़ा था। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? आ जाओ चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 प्लेस ऑफ सप्लाई, और प्लेस ऑफ सप्लाई में आ जाओ बेटा परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस पे आ जाओ, और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस में हमने क्या पढ़ा था बेटा? सर कहां गया? हाँ ये रहा सर, पेज नंबर 4.8 मेरी बुक में। सर यहां पे हमने पढ़ा था कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। और ये सर प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर इंक्लूड हो गया, क्या बात है। यानी कि बेटा ये होगा तो एफसीएमई, ये होगा तो एफसीएमई, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का पक्का एफसीएम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंटर या इंट्रा, देखो बेटा अगर आपने केरला में रजिस्टर्ड सप्लायर को दिया है तो बेटा यहां पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो होगा केरला, और क्योंकि यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई केरला होगा इसलिए बेटा ये हो जाएगा इंटर स्टेट, क्योंकि हम तो कर्नाटका में रजिस्टर्ड है। हाँ सर। बाबू कॉन्स को आपने दिया है अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ राजस्थान विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अगर रजिस्टर्ड नहीं है और आपने कहा दिया है बेटा परफॉर्मेंस सर्विस बेंगलोर में, अगर आपने बेंगलोर में सर्विस दी है तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? यहां पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो हो जाएगा बेंगलुरु, बेंगलुरु, और ये बेंगलुरु हो गया तो यहाँ पे हो गया बेटा ये इंट्रा, क्योंकि हम बेंगलोर में तो रजिस्टर्ड हैं कर्नाटका में, तो ये इंट्रा स्टेट हो गया। क्या बात है सर। अरे सर आईटीसी क्वेश्चन में एग्जामिशन भी आ गया, आरसीएम भी आ गया, आईटीसी तो है ही, इसके अलावा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भी आ गया। आप देख रहे हो बेटा कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये। सर इसके अलावा टाइम ऑफ सप्लाई भी आ सकता है, इसके अलावा वैल्यू ऑफ सप्लाई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है बेटा। हाँ सर ठीक है, इतना हमने कर लिया। सर इतना करने में एग्जाम में कितना टाइम लगेगा? अरे सर मेरे को तो आधा घंटा लगेगा। पागल है क्या? रीड कर और आइडेंटिफाई कर और आगे बढ़। सर क्या आइडेंटिफाई करना है? चलो लिखो स्टेप नंबर 1, लिखो लिखो सभी बच्चे, स्टेप नंबर 1। चलिए जी लिखते हैं बेटा स्टेप नंबर 1, रामबान। ये बेटा आपको मैं रामबान लिखवा रहा हूं, रामबान। सर मैं क्लास में बड़ा फेमस हूं इसके लिए कि सर जो आप रामबान लिखवाते हो ना, उस रामबान से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है ना। रामबान, रामबान में लिखें स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 लिखेंगे रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई फॉलोइंग फॉर ईच एंट्री, फॉर ईच एंट्री। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और कुछ चीजें आइडेंटिफाई करेंगे। पहली चीज आउटवर्ड और इनवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड, आउटवर्ड है कि इनवर्ड है पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ सर। दूसरी चीज एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल ये आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरी चीज आरसीएम या एफसीएम ये आइडेंटिफाई करेंगे, आरसीएम है कि एफसीएम है ये आइडेंटिफाई करेंगे। चौथी चीज आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी अवेलेबल और नॉट, आईटीसी अवेलेबल और नॉट ये आइडेंटिफाई करेंगे। आउटवर्ड है कि इनवर्ड है, एग्जाम्प्ट है कि टैक्सेबल है, आरसीएम है कि एफसीएम है, आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है उसके बेसिस पे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा
टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, सर टाइम ऑफ सप्लाई भी आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा, इसके अलावा वैल्यू ऑफ ईच सप्लाई, वैल्यू ऑफ ईच सप्लाई ये भी आइडेंटिफाई करेंगे। सर जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसमें ये दोनों पॉइंट कवर नहीं हो रहे। भाई मैंने तो रेंडमली क्वेश्चन पिक किया, ये दोनों पॉइंट कवर नहीं हो रहे, बट एग्जाम में ये दोनों पॉइंट भी कवर हो सकते हैं। ध्यान रखना बेटा इस बात को। तो ये देखो बेटा, आउटवर्ड है कि इनवर्ड है, इसमें आपका नॉर्मल बेसिक लॉजिक लगेगा। एग्जाम्प्ट है कि टैक्सेबल है, इसमें आपका बेटा सप्लाई चैप्टर लग गया। सप्लाई चैप्टर लग गया कि एग्जाम्प्ट है कि टैक्सेबल है, प्लस एग्जाम्प्ट चैप्टर लग गया। ये दो चैप्टर आपका हेल्प करेंगे। आरसीएम है कि एफसीएम है, इसमें आपका चार्ज ऑफ जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर हेल्प करेगा। आईटीसी अवेलेबल है कि नहीं है, इसमें आईटीसी चैप्टर हेल्प करेगा। इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई हेल्प करेगा। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर हेल्प करेगा, और वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर हेल्प करेगा। तो ऐसे मल्टीपल चैप्टर आपके हेल्प करेंगे। स्टेप नंबर 1 हो गया बेटा, बिल्कुल क्लियर है। चलो स्टेप नंबर 1 हमने कर लिया। सर अब क्या करें? स्टेप नंबर 1 हमने कर लिया, ये रहा क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर। अब क्या करें? अब बेटा ध्यान से सुनते रहना। अब जो मैं आपको रामबाण बता रहा हूं, अच्छा पहले ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं बेटा। क्या है? रेट्स ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आर 9, 9, 18%. All the amounts are exclusive of taxes. All the conditions of ITC have been fulfilled. There is no opening balance of ITC. The turnover of the last year was 2 करोड़, लास्ट ईयर का टर्नओवर 2 करोड़ है। कंप्यूट द नेट जीएसटी। ठीक है, हमने पढ़ लिया, सब समझ आ गया। अब बेटा हम क्या करेंगे? अब करेंगे बेटा हेडिंग लगाएंगे एक। क्या हेडिंग लगाएंगे? ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर आप बच्चे सो रहे थे तो अभी जग जाएंगे। हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल इन कैश फॉर अक्टूबर 2025। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल इन कैश फॉर अक्टूबर 2025। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई। हाँ सर, अब इसके बाद में बेटा हाफ पेज छोड़ देंगे। कितना? हाफ पेज ब्लैंक, ब्लैंक छोड़ देंगे। आप कर रहे हो ना बेटा मेरे साथ? केवल सुनो मत, आप भी करो। एक बार करोगे मेरे साथ तो हो जाएगा। वीडियो तो सुन ही रहे हो, तो थोड़ा सा मेहनत करके सुन भी लो, कर भी लो, तो कर लोगे तो हो जाएगा। नहीं करोगे तो बेटा फिर देखो आप गलत कर रहे हो ना फिर तो। चलो, इतना करने के बाद हाफ पेज छोड़ दो, और हाफ पेज छोड़ने के बाद में मान लीजिए इतना छोड़ दिया। इतना छोड़ने के बाद में हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। सर हम हेडिंग डालेंगे जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, और इसके अंदर क्या करेंगे बेटा? इसके अंदर एक तो करेंगे पर्टिकुलर्स, एक करेंगे अमाउंट, एक करेंगे आईजीएसटी, एक करेंगे सीजीएसटी, और एक करेंगे एसजीएसटी। इस तरीके से हमें हेडिंग डालनी है। सर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, आईजीएसटी और सीजीएसटी। अब एक और ये हो गया बेटा। अब वापिस से बेटा हाफ पेज छोड़ दो, वापिस से बेटा हाफ पेज छोड़ दो। सर पक्का हाफ पेज छोड़ दें? एग्जामिनर को ये तो नहीं लगेगा कि क्या कर रहा है ये, इतना इतना पेज छोड़ रहा है? कुछ नहीं लगेगा बेटा, हाफ पेज छोड़ दो। सर छोड़ दिया हाफ पेज। अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या? अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन इनवर्ड सप्लाईज, अवेलेबल ऑन इनवर्ड सप्लाईज, कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन इनवर्ड सप्लाईज, ये हेडिंग डालेंगे। अच्छा इससे पहले
एक एक चीज और बेटा, सॉरी, इससे पहले एक और हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा? हाफ पेज छोड़ दिया। हाफ पेज छोड़ने के बाद एक और हेडिंग डालेंगे, वो डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम। तो एक काम करते हैं, इस हेडिंग को डालें क्या? हाँ, डाल देते हैं। चलो, तो सर एक काम करते हैं, हाफ पेज छोड़ दिया। हाफ पेज छोड़ने के बाद में एक हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम। और उसमें हाफ पेज छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें थोड़ा कम छोड़ेंगे, है ना? अगर आप हाफ पेज छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। एक हेडिंग डालेंगे बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच जीएसटी इज पेबल अंडर आरसीएम। जीएसटी इज पेबल अंडर आरसीएम। सर ये है ना, अपन रट्टा मार लेंगे, आप ऐसा ज्यादा टेंशन मत लो। और मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा, आपको रिटर्न चैप्टर से कनेक्ट करके लॉजिक भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब मैं ये लॉजिक बताऊंगा ना आपको, तो आप जीवन भर याद रखोगे। ये मेरा वादा है आपसे। आप बोलोगे कि सर अब तो ये मैं भूल ही नहीं सकता। ठीक है, चलो, इतना हो गया। सर कितनी स्टेप हो गए अभी देखो, कितनी हेडिंग हो गई? 4 हेडिंग हो गई। पहला हो गया कंप्यूटेशन ऑफ नेट कैश पेबल, उसके बाद में हमने हाफ पेज छोड़ दिया। इसके बाद एक हेडिंग हो गई आउटवर्ड सप्लाई, इसके बाद हाफ पेज छोड़ दिया। इसके बाद हेडिंग हो गई इनवर्ड सप्लाई अंडर जीएसटी ऑन आरसीएम, इसमें 1/4 पेज या 1/3 पेज छोड़ दो। और उसके बाद में एक हेडिंग हो गई बेटा कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन इनवर्ड सप्लाईज, इसमें बेटा हाफ पेज छोड़ दो। छोड़ दिया बेटा? ठीक है सर, हाफ पेज छोड़ दिया। अब आगे क्या करें सर? अब आगे आपको एक हेडिंग डालनी है बेटा, हाफ पेज छोड़ने के बाद में। अब हाँ सर, आउटवर्ड हो गया, आरसीएम हो गया, इनवर्ड हो गया और कैश पेबल हो गया। हाँ हो गया, बस इतनी है बेटा। अच्छा सर हो गया क्या? हाँ हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। सर एक तो देखो, कैश पेबल हो गया। हाँ सर। एक आपका आउटवर्ड सप्लाईज हो गया। हाँ सर। एक आपका आरसीएम में इनवर्ड सप्लाई हो गया और एक टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। ठीक है, हेडिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन को वापस से रीड करेंगे और रेलिवेंट हेडिंग के अंदर अमाउंट पुट करेंगे। अच्छा, इस हेडिंग के साथ साथ ये भी रखना है बेटा, ये जो हमने रखा था ना पर्टिकुलर्स और ये सब, ये भी रखना है बेटा, है ना? ये भी रखना है सर, ये जो हमने पर्टिकुलर्स अमाउंट और ये रखा है ना, इसको भी रखना है। ठीक है, तो हर हेडिंग के अंदर हमें पर्टिकुलर्स, अमाउंट, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये हर हेडिंग के अंदर रखना है। ठीक है, हाँ सर। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्वेश्चन रीड करेंगे वापस। अब जब हम क्वेश्चन रीड करेंगे तो जो रेलिवेंट टेबल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अभी समझाने के लिए मैं इसको मार्क कर रहा हूं बेटा टेबल नंबर 1, इसको मैं मार्क कर रहा हूं टेबल नंबर 2, इसको मैं मार्क कर रहा हूं टेबल नंबर 3 और इसको मैं मार्क कर रहा हूं टेबल नंबर 4। ठीक है, केवल समझाने के लिए, आपको एग्जाम में ऐसे 1 2 3 4 नहीं लिखना है। ठीक है सर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आप मुझे जवाब देंगे। पहला, ये जो आपने इंट्रा स्टेट डीएसए की सर्विस दी है, ये कौन सी टेबल में जाएगा? आपने जो डीएससी की सर्विस दी है वो कौन सी टेबल में जाएगा? आउटवर्ड में जाएगा, यानी टेबल नंबर 2 में जाएगा। किस में जाएगा बेटा? टेबल नंबर 2 में जाएगा। ये अगर चीज आप आइडेंटिफाई कर चुके तो आपको सैल्यूट है बेटा, 2,50,000। तो अब आपको क्या करना है बेटा, टेबल नंबर 2 में जाना है। टेबल नंबर 2 में जाने के बाद लिखना है बेटा सप्लाई ऑफ डीएसए सर्विसेज, सप्लाई ऑफ डीएसई सर्विसेज टू बैंक। और यहां पे बेटा कितना था अमाउंट? 2,50,000 लिखना है। अमाउंट कॉलम में लिखना है 2,50,000। और यहां पे बेटा क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है, तो यहां पे बेटा आपका कैलकुलेट करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 9%। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 22,000, सॉरी, हाँ, यहाँ पे तो डैश आएगा, यहाँ पे आएगा 22,500 एंड 22,500। ठीक है बेटा। अब बच्चा एक और चीज याद रखना,
यहां पे बेटा ब्रैकेट के अंदर आपको रीजन लिखना है। सर ब्रैकेट के अंदर आपको पूरा का पूरा रीजन लिखना है कि आपने इसको एफसीएम में क्यों चार्ज किया, आपको लिखना है बेटा। अच्छा, ये रीजन हेडिंग नहीं देनी है, रीजन हेडिंग नहीं देनी है, डायरेक्टली लिखना है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट, if DSA service is provided by any individual to bank, then in that case it will be under RCM. However, here the service provider is a partnership firm, therefore it will be taxable under FCM. ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये लिखना है। सर ये कैसे लिखते हैं बेटा, प्रैक्टिस बैच में आ जाओ, इसी YouTube चैनल पे आपको प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा, उस प्रैक्टिस बैच में मैंने आपको लिखना भी सिखाया है। ठीक है बेटा, आपको करना क्या है, अगर आपको प्रैक्टिस बैच की लिंक चाहिए और आपको लिंक मिल नहीं रही है तो आपको केवल एक नंबर है 7737420120 पे व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप पे लिखना है 7737420120 पे व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप करके लिखना है कि प्लीज प्रोवाइड मी द प्रैक्टिस बैच लिंक अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए ये हो गया। हाँ सर हो गया। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे सेकंड पे, अब चलेंगे सेकंड पे। सर सेकंड में हमने क्या देखा था, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंटल, और ये हमने देखा था आउटवर्ड में एग्जेम्प्ट 99,900, 99,900, 99,900 आउटवर्ड। तो सर टेबल नंबर तो 2 ही होगी ना, टेबल नंबर तो 2 ही होगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, services provided to government by way of sanitation conservancy, sanitation conservancy। अगर किसी बच्चे को लिखने में मौत आती है, होता है बेटा ऐसा कि सर लिखने में मौत आती है, लिखा नहीं जाता है, क्या करें, तो बेटा आप सीए छोड़ दो, सर सीए छोड़ दो। अगर आपको लिखने में मौत आती है ना कि सर इतना लंबा सेंटेंस मैं तो नहीं लिखूंगा, तो बेटा सही होते हुए भी आपका जो आंसर है वो गलत होगा, सही होते हुए भी आपको रीजन आपका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, यस बच्चा पार्टी। तो ये बेटा आपको क्या करना है, इसको एग्जाम लिखना है। एग्जाम में क्या लिखेंगे बेटा, पूरा रीजन लिखना है, केवल एग्जाम वर्ड मत लिखना, पूरा रीजन लिखना कि एज पर दी नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 CTR डेटेड 28 जून 2017, if any service is provided by way of sanitation conservancy to government, then that service is exempt under GST, hence GST is not chargeable। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। ठीक है सर, समझ गए। अब आगे, अब चलो बेटा अगला, सभी बच्चे बताएंगे मुझे। रेंट पेड वाला, सर ये क्या डिसाइड किया था हमने, इनवर्ट सप्लाई है और आरसीएम की सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई है और आरसीएम की सप्लाई है। अब बेटा ये कौन कौन सी टेबल को हिट करेगा, सभी बच्चे सोचेंगे इनवर्ट सप्लाई है आरसीएम की तो कौन कौन सी टेबल को हिट करेगा। सभी बच्चों का आंसर सही है, टेबल नंबर 3 एंड टेबल नंबर 4। सर टेबल नंबर 3 क्यों, क्योंकि इसका टैक्स आपको आरसीएम में पे करना है। टेबल नंबर 4 क्यों, क्योंकि ये आपकी इनवर्ट सप्लाई है, इस पे आईटीसी अवेलेबल है। तो टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 4 दो टेबल पे हिट करेगा। सर क्या है, रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। ठीक है, तो टेबल नंबर 3 पे आ जाओ। जो बच्चा लिख रहा होगा वो लिखेगा बेटा मेरे साथ में, रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल dwelling used for commercial purpose, used for commercial purpose। सर इसमें बेटा आरसीएम के अंदर लगेगा, इसलिए आरसीएम की टेबल में, यानी कि टेबल नंबर 3
सर ये आ गया 25,000, तो यहाँ पे आ गया बेटा आपका अमाउंट आ गया 25,000। अब बेटा ये इंटर है कि इंट्रा है? ये बेटा है आपका इंट्रा, लिखा हुआ है इंट्रा, तो इंट्रा है तो यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा बेटा? यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा? 25,000 इंटू इंट्रा है ना, तो 0.099%, यानी कि बेटा यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा 2,250 का सीजीएसटी और 2,250 का एसजीएसटी। अब बेटा हमने एक और चीज डिसाइड की थी, टेबल नंबर 4 पे भी हिट करेगा, तो टेबल नंबर 4 में भी आएंगे आईटीसी ऑन रेंट पेड, या एक काम करते हैं इसको टेबल नंबर 4 में है ना बाद में लिखेंगे, या नहीं हाँ लिख सकते हैं सॉरी, इसको लिख सकते हैं ना, आईटीसी पेड, आईटीसी ऑन रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, आईटीसी पेड ऑन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। अच्छा इसमें बेटा आरसीएम क्यों लगेगा? सर आरसीएम इसलिए लगेगा क्योंकि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव की है। सर यहाँ पे रीजन भी लिखना है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर रीजन नहीं लिखोगे ना ब्रैकेट में तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सर यहाँ पे आरसीएम क्यों लगा, इसका रीजन भी ब्रैकेट में लिख के आना है। ठीक है सर, अब मुझे बताओ इसका आईटीसी अवेलेबल है कि नहीं है? सर डेफिनेटली आईटीसी अवेलेबल है, यहाँ पे लिखेंगे 25,000, यहाँ पे लिखेंगे 2,250 और यहाँ पे लिखेंगे 2,250। ठीक है बेटा, डेफिनेटली आईटीसी अवेलेबल है, क्योंकि आईटीसी ब्लॉक नहीं है बेटा, रेंट का आईटीसी ब्लॉक थोड़ी ना है, बिजनेस में यूज किया है तो आईटीसी अवेलेबल है। ठीक है सर, अब चलते हैं अगली एंट्री में, अगली एंट्री में चलते हैं बेटा। परचेज्ड कार, ये इनवर्ड थी और आईटीसी ब्लॉक था 9 लाख रुपए का, तो सर कौन कौन सी टेबल हिट करेगा? सोचो, इनवर्ड है तो टेबल नंबर 4 हिट करेगा, और आईटीसी ब्लॉक है 9 लाख रुपए। ठीक है सर, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 4 में आ जाओ और लिखो परचेज ऑफ कार यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। सर परचेज ऑफ कार यूज फॉर बिजनेस पर्पस, यहाँ पे लिखेंगे 9 लाख और यहाँ पे लिखेंगे 000 और यहाँ पे लिखेंगे बेटा ब्रैकेट में आईटीसी ब्लॉक। सर केवल आईटीसी ब्लॉक लिख के आऊं तो कितना नंबर मिलेगा? 0 नंबर। रीजन लिख के आना है, एज पर दी रेलिवेंट सेक्शन 17(5), एज पर सेक्शन नंबर 17(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, वेयर द कार इज परचेज्ड इन द बिजनेस but the sitting capacity of the car is below 13 passenger and also the car is not used for specified purpose, then ITC is blocked। ऐसा रीजन लिख के आना है। सर क्या बात कर रहे हो, बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ बेटा मुझे पता है पेपर लंबा हो जाएगा, लेकिन लिख के आना है। ठीक है सर, लिख देंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो ये हो गया आईटीसी ब्लॉक। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे। अगला था बेटा, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इनवर्ट सप्लाई ली है जो कि सप्लाई ही नहीं है, तो बेटा आप यहां पे, क्योंकि ये सप्लाई नहीं है तो बेटा इसको एक काम करते हैं नोट में लिखते हैं, क्योंकि बेटा ये सप्लाई नहीं है तो इसको एक काम करते हैं, यहां पे एक नोट बनाएंगे और उस नोट के अंदर लिखेंगे, यहां पे एक नीचे की तरफ एक नोट बनाओ और नोट में लिख दो कि भैया जो आपने इनवर्ट सप्लाई रिसीव की है वो सेक्शन 7(1)(b) के अंदर आपकी सप्लाई नहीं है क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। और 7(1)(c) क्या बोलता है? 7(1)(c) का शेड्यूल 1 का जो पैरा, रिलेटेड पर्सन का कौन सा पैरा है? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट रिलेटेड, उसके बाद में एजेंट, और उसके बाद में नहीं, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, उसके बाद में एजेंट वाला होता है, उसके बाद में रिलेटेड पर्सन वाला कौन सा है? लास्ट है ना, हाँ पैरा 4 है ना, पैरा 4 है ना, रिलेटेड पर्सन और डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, हाँ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, हाँ पैरा नंबर 4 है, रिलेटेड पर्सन वाला नहीं, रिलेटेड पर्सन वाला तो 2 है, लेकिन यहाँ पे लगेगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो पैरा नंबर 4 में ये कवर नहीं है, नॉट कवर्ड, पैरा नंबर 4 में ये कवर नहीं है और ये नॉट एप्लीकेबल, ये लगेगा नहीं, तो इसलिए बेटा नॉट ए सप्लाई, इसलिए बेटा नॉट ए सप्लाई। आप इसको फेयर में लिख लेंगे ना, फेयर में लिख लेना, एज पर सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विस without consideration is only treated as supply if it is from related person, है ना,
तो यहाँ पे बिकॉज इट इज नॉट फ्रॉम रिलेटेड पर्सन देयरफॉर नॉट अ सप्लाई ऑल्सो एज पर सेक्शन 7(1)(b it will only import of service will be supply only if there is a consideration, however there is no consideration in the given case, hence not a supply. तो ये बेटा नोट अ सप्लाई में आपका नोट में कवर हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, नोट में कवर कर देंगे। आगे आगे बेटा, प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये आउटवर्ड सप्लाई थी, एफसीएम में थी, आउटवर्ड सप्लाई थी और एफसीएम में थी। तो टेबल नंबर टू जो है वो हिट होगी। तो टेबल नंबर 2 में हम गए और टेबल नंबर 2 में जाने के बाद हमने लिखा परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। क्या लिखा बेटा? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। ठीक है बेटा, इतना लिखने के बाद में दो चीजें करेंगे, टू रजिस्टर्ड पर्सन और टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। मैंने ये पास में कर दिया, आप इसमें दूर दूर में करेंगे और रीजन भी लिखेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को जो दी है वो आपकी है बेटा 3 लाख रुपए। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन को आपने बेटा 3 लाख रुपए की सर्विस दी है, उस पे तो लगेगा बेटा इंटर स्टेट। क्या हो गया था बेटा? वो इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट में कौन सा जीएसटी लगता है बेटा? 3 लाख के ऊपर कौन सा जीएसटी लगेगा? 18% वाला। तो ये आ गया 54,000, 54,000। और बेटा जो अनरजिस्टर्ड था ये है बेटा इंट्रा, ये था बेटा इंट्रा। तो इंट्रा के ऊपर कौन सा जीएसटी लगेगा? 1 लाख के ऊपर इंट्रा के ऊपर लगेगा बेटा 1 लाख रुपए, और 1 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा 9,000 और 9,000। ठीक है बेटा, समझ आया? हाँ सर समझ आया। ये टेबल हो गई बेटा कंप्लीट? हाँ सर टेबल हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब बेटा और कुछ बचा है क्या? देखो, क्या हमने पहला पॉइंट कर लिया, दूसरा पॉइंट कर लिया, तीसरा पॉइंट रेंट पेड कर लिया, परचेज ऑफ कार कर लिया, आईटी सर्विस नोट में कर लिया, और ये ट्रेनिंग वाला कर लिया। सर ये रीजन भी लिखना पड़ेगा क्या कि ये भैया इंटर क्यों है, इंट्रा क्यों है? यस बेटा, यहां पे आपको ब्रैकेट के अंदर रीजन भी लिखने पड़ेंगे। सर नीचे वर्किंग नोट में लिख दूं? लिख दो अगर आपकी मर्जी है तो, बट मैं आपको बोलूंगा कि यहीं पे रीजन लिख दो ताकि वर्किंग नोट बनाने का झंझट खत्म। ठीक है सर, कर लेंगे। ओके, अब बेटा क्या करना है आपको? अब टेबल नंबर 2, 3 और 4 का टोटल करना है। टेबल नंबर 2, 3 और 4 का टोटल करना है। चलो रामबान पे आओ, रामबान में लिखो, रामबान पे आ जाओ सभी बच्चे। रामबान में स्टेप नंबर 2 लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 लिखेंगे, और स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे मेक 4 टेबल्स। मेक 4 टेबल्स। पहला टेबल कौन सा होगा? कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल इन कैश, नेट जीएसटी पेबल, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल इन कैश। दूसरी टेबल कौन सी होगी? कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई, ऑन आउटवर्ड सप्लाई। लिखो बेटा सभी बच्चे, कोई भी रुकेगा नहीं। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। तीसरी टेबल कौन सी होगी? कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम, जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम, पेबल अंडर आरसीएम। ठीक है सर, फिर इसके बाद डी वाली टेबल कौन सी होगी? चौथी टेबल, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाईज। ये 4 टेबल बनानी है। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 क्या होगा? आइडेंटिफाई ईच एंट्री, आइडेंटिफाई ईच एंट्री एंड पुट अंडर रेलिवेंट टेबल, रेलिवेंट टेबल, दैट इज टेबल बी और सी और डी और सी प्लस डी। सर टेबल नंबर बी में भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है, डी में भी हो सकता है, सी प्लस डी में भी हो सकता है। या फिर इसको ऐसा लिखना चाहिए मुझे, टेबल नंबर बी और टेबल नंबर सी प्लस डी और टेबल नंबर डी।
तो या तो टेबल नंबर बी में होगा यानी कि केवल आउटवर्ड में होगा, या फिर इनवर्ड प्लस आरसी, इनवर्ड प्लस आईटीसी दोनों में होगा, या केवल आईटीसी में होगा। तो या तो टेबल नंबर बी में होगा, या टेबल नंबर सी प्लस डी में होगा, या केवल टेबल नंबर डी में होगा। ये आपको आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन दी रेलिवेंट एंट्री। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है बेटा, स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में आपको करना है नाउ टोटल टेबल बी एंड सी एंड डी। टेबल नंबर बी सी और डी का टोटल करो। चलो बेटा, टेबल नंबर बी सी और डी का टोटल करते हैं। सबसे पहले टेबल नंबर 2 का टोटल करते हैं बेटा। सर अमाउंट का टोटल करने की जरूरत नहीं है, केवल जीएसटी का टोटल करेंगे। तो ये आ गया 54,000, ये आ गया बेटा आपका 31,500, ये आपका आ गया 31,500। चलो टेबल नंबर 3 का टोटल करेंगे। टेबल नंबर 3 में एक ही एंट्री है बेटा, अमाउंट का टोटल करने की जरूरत नहीं है, केवल जीएसटी का टोटल करेंगे। तो ये आ गया टेबल नंबर 3 का टोटल। अब टेबल नंबर 4 का टोटल करेंगे, अमाउंट का टोटल करने की जरूरत नहीं है, केवल आईटीसी का टोटल। अच्छा एक सेकंड, सही है। अच्छा एक ही आईटीसी है, बस एक ही इनपुट है। देखें एक बार, सर ये भी आउटपुट था, ये एग्जाम्प्ट आउटपुट था, ये बेटा इनपुट था, ये हमने नोट कर ही लिया। इसका आईटीसी ब्लॉक है, ये सप्लाई नहीं था, ये आउटवर्ड था। अरे वाह, केवल एक ही आईटीसी है। अरे वाह, केवल एक ही आईटीसी है। चलो ठीक है, टेबल नंबर 4 का टोटल कर लो। चलो टेबल नंबर 4 का टोटल कर लिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम टेबल नंबर 1 बनाएंगे। और टेबल नंबर 1 में सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड सप्लाईज के ऊपर जो हमने जीएसटी पे किया वो लिखेंगे। यहां पे बेटा अमाउंट का कॉलम नहीं बनता है, टेबल नंबर 1 में अमाउंट का कॉलम नहीं बनता है, तो अमाउंट के कॉलम को कट कर लेंगे। तो जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, ये हो गया बेटा 54,000, 31,500, 31,500। इसके बाद लिखेंगे बेटा आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी अवेलेबल। और जब आईटीसी अवेलेबल लिखेंगे तो यहां पे बेटा 3 एरो बनाएंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी का कितना अमाउंट है बेटा, आईजीएसटी का अमाउंट था आईटीसी का 0। अरे वाह, आईटीसी का अमाउंट है बेटा 0, इसका अमाउंट है 2,250, इसका अमाउंट है 2,250। ठीक है बेटा, अब क्योंकि आईजीएसटी 0 है तो सेकंड क्या होगा, सीजीएसटी। सीजीएसटी किससे कर सकते हैं बेटा, सीजीएसटी से कर सकते हैं। तो सीजीएसटी को हम सीजीएसटी से माइनस करेंगे, और बेटा एसजीएसटी को हम एसजीएसटी से माइनस करेंगे। तो ये हमारा आ गया बेटा, ये हमारा आ गया जीएसटी पेएबल इन कैश ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड सप्लाईज का जीएसटी आ गया। सर ये आ गया बेटा आपका 54,000, ये आपका आ गया बेटा 31,500 माइनस 2,250, ये आपका आ गया 29,250, और ये आपका आ गया 29,250। ठीक है बेटा, इतना आ गया। अब हम करेंगे बेटा ऐड जीएसटी पेएबल इन कैश ऑन आरसीएम इनवर्ट सप्लाई। सर आरसीएम में जो हमने इनवर्ट सप्लाईज ली थी उस पे कितना जीएसटी था, यानी टेबल नंबर 3 2,500, 2,250, 2,250। तो 2,250 ऐड करेंगे, 2,250 ऐड करेंगे, ये आ गया बेटा 54,000, 31,500 एंड 31,500। ये आपका बेटा आ गया नेट जीएसटी पेबल इन कैश। अब बेटा कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो गए होंगे, बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो गए कि सर आपने क्या किया, आपने तो घूम फिर के वापस से वही आंसर ले आया जो पहली लाइन में था, तो सर हम तो ये इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं। बेटा नहीं, हाँ गलत बात, स्टेप्स स्टेप्स होती हैं।
इस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आंसर मैच हो गया, जो आपका आंसर पहली लाइन में था वही आंसर तीसरी लाइन में आ गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, गलत बात। स्टेप्स स्टेप्स होती हैं। चलो तो अब क्या करना है बेटा, अब करना है बेटा स्टेप नंबर, रामबान में आ जाओ, रामबान में लिखो स्टेप नंबर 5। और स्टेप नंबर 5 क्या हो गई बेटा, पुट आउटवर्ड जीएसटी इन टेबल ए। टेबल ए में आपको आउटवर्ड जीएसटी पुट करना है, ठीक है बेटा। स्टेप नंबर 6 क्या हो गया, पुट इनवर्ड आईटीसी या आईटीसी नॉट इनवर्ड, पुट आईटीसी अवेलेबल फ्रॉम टेबल नंबर डी इन टेबल नंबर ए। सर जो टेबल नंबर डी में हमने आईटीसी निकाला था वो टेबल नंबर ए में पुट करेंगे, एंड अप्लाई रूल ऑफ आईटीसी यूटिलाइजेशन। जो आईटीसी यूटिलाइजेशन का रूल है ना वो रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज रूल आईसीयू। सर जो मेरे बच्चे हैं उनको रूल आईसीयू समझ आता है, जो मेरे बच्चे नहीं है जिन्होंने मुझसे क्लास नहीं ली है हो सकता है उनको रूल आईसीयू समझ नहीं आया हो, लेकिन आप बच्चों को ये समझना चाहिए कि जो आईटीसी चैप्टर में जहां से भी आपने जिस भी टीचर से पढ़ाई की थी उन्होंने आपको एक रूल बताया होगा कि सबसे पहले आईजीएसटी को यूटिलाइज करेंगे आईजीएसटी में, फिर बच गया तो सी और एस से यूटिलाइज करेंगे, फिर एग्जॉस्ट होने के बाद सीजीएसटी उठाएंगे, सबसे पहले सीजीएसटी से यूटिलाइज करेंगे, फिर आईजीएसटी से यूटिलाइज करेंगे, बच गया तो एसजीएसटी से यूटिलाइज नहीं अलाउड है, फिर एसजीएसटी उठाएंगे, सबसे पहले एसजीएसटी से यूटिलाइज करेंगे, फिर आईजीएसटी से करेंगे, और बच गया तो आपका सीजीएसटी से अलाउड नहीं है। ये रूल याद आ गया, वो वाला रूल लगाएंगे, ठीक है सर। अब स्टेप नंबर 7 बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 7 क्या है, एड जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम, जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम फ्रॉम टेबल सी इन टेबल ए। जो आपका टेबल सी में जीएसटी पेबल आया था उसको हम टेबल ए में ऐड करेंगे। हो गया बेटा, ये आपका हो गया बेटा रामबान, और ये आपका हो गया बेटा सॉल्यूशन। मजा आया, समझ आया? वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि क्या अब आप इसमें कोई गलती करोगे। ये देखो बेटा कितना प्यारा सॉल्यूशन हो गया, स्क्रीन के ऊपर देख लो बेटा, स्क्रीन के ऊपर देखो कितना प्यारा सॉल्यूशन हमारा हो गया, बिल्कुल प्रॉपर टेबल के साथ, बिल्कुल प्रॉपर टेबल के साथ। अब बेटा प्रैक्टिस करेंगे आप इसी तरीके से। ये बेटा रामबान है, इस रामबान का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेटा आपका रामबान है, इस रामबान का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको जरूर लिख लीजिएगा और इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया था इसी वीडियो के अंदर। आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से www.accessyear.com, उसके बाद आप जाएंगे बेटा फ्री कोर्सेज के अंदर, वहां पे आपको बेटा राइटिंग प्रैक्टिस बैच मिलेगा, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। एक और चीज बेटा याद रखना कि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में।